सोचिए, धर्म के नाम पर एक देश बनता है, पाकिस्तान, और सिर्फ 24 सालों के अंदर वो टूटकर दो हो जाता है। ये कहानी है बांग्लादेश के जन्म की। और ये सिर्फ एक जंग की कहानी नहीं है। नहीं, ये कहानी है अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपने हक के लिए लड़ी गई एक जबरदस्त लड़ाई की। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या थी वो वजह कि एक ही मजहब के लोग एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठा लेते हैं और एक नए मुल्क की नींव रख देते हैं? चलिए, इसी को समझते हैं। देखिए, इस कहानी की जड़ें पाकिस्तान के जन्म के साथ ही जुड़ी हुई हैं। ये कह सकते हैं कि एक अजीब सा देश था, जिसके दो हिस्से थे, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान। लेकिन इन दोनों के बीच सिर्फ जमीन की दूरी नहीं थी, बल्कि जमीन आसमान का फर्क था। यह अंतर सच में हैरान कर देने वाला है। देखिए, पूर्वी पाकिस्तान, जहां देश की 56% आबादी रहती थी, मतलब बहुमत तो वहां था, लेकिन सरकार, सेना, सत्ता, सब कुछ पश्चिमी पाकिस्तान के हाथ में था। और इन दोनों हिस्सों के बीच सिर्फ 1600 किलोमीटर भारत की जमीन का फासला नहीं था, बल्कि भाषा और संस्कृति की एक बहुत बहुत बड़ी खाई थी। पश्चिम में जहां पंजाबी, सिंधी, उर्दू जैसी भाषाएं थीं, वहीं पूर्व में बस एक ही आवाज गूंजती थी, बांग्ला। और पाकिस्तान के टूटने की जो पहली और सबसे गहरी वजह बनी, वो कोई जमीन या पैसे का झगड़ा नहीं था। वो थी पहचान की लड़ाई, अपनी भाषा बांग्ला के लिए एक जबरदस्त संघर्ष। बात है मार्च 1948 की। पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना खुद ढाका गए और वहां उन्होंने एक ऐसा ऐलान किया जिसने, कह सकते हैं कि आग में घी डालने का काम किया। उन्होंने साफ साफ कहा, पाकिस्तान की राजकीय भाषा सिर्फ उर्दू होगी और कोई दूसरी भाषा नहीं। सोचिए, 56% आबादी की भाषा बांग्ला को एक झटके में खारिज कर दिया गया। ये एक सीधी सीधी चुनौती थी और बस यहीं से बगावत की पहली चिंगारी भड़क उठी। जिन्ना के इस ऐलान के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं, पूरा का पूरा पूर्वी पाकिस्तान सुलग उठा। हजारों छात्र अपनी माँ बोली के सम्मान के लिए सड़कों पर उतर आए। और तब सरकार ने क्या किया? वही जो अक्सर तानाशाह करते हैं। उन्होंने गोलियां चलवा दी, 5 छात्र मारे गए। और वो अब सिर्फ छात्र नहीं रहे, वो अपनी भाषा के लिए शहीद बन चुके थे। और इस एक घटना ने उस बगावत की आग को और ज्यादा भड़का दिया। तो एक तरफ भाषा का अपमान तो हो ही रहा था, लेकिन इसके साथ साथ पूर्वी पाकिस्तान को आर्थिक तौर पर भी बुरी तरीके से लूटा जा रहा था। ये एक ऐसा न्याय था जिसने बंटवारे की खाई को और गहरा कर दिया। ये एक आंकड़ा, बस एक आंकड़ा ही पूरी कहानी कह देता है। 60%, जी हां, 60%। पूरे पाकिस्तान का 60% रेवेन्यू, मतलब देश की ज्यादातर कमाई, पूर्वी पाकिस्तान से आती थी, खास तौर पर जूट के एक्सपोर्ट से। असल में देखा जाए तो देश की अर्थव्यवस्था का इंजन तो पूर्वी पाकिस्तान ही था। तो सवाल उठता है कि भाई, ये पैसा जाता कहां था? देखिए, कमाई का 60% देने वाले पूर्वी पाकिस्तान को देश के बजट का कितना मिलता था? सिर्फ 25%, सिर्फ 25। और बाकी का 75% वो पश्चिमी पाकिस्तान के विकास पर, उसकी सड़कों पर, उसके उद्योगों पर खर्च हो रहा था। मतलब साफ था, पूर्व के पैसे से पश्चिम की तिजोरी भरी जा रही थी। और ये भेदभाव सिर्फ बजट तक ही सीमित नहीं था। जरा सोचिए, पश्चिमी पाकिस्तान में एक आम इंसान की कमाई पूर्व के मुकाबले 61% ज्यादा थी। जितनी भी बड़ी बड़ी सरकारी नौकरियां थीं, वो सब पश्चिम के लोगों को ही मिलती थीं। तो पूर्वी पाकिस्तान के नौजवानों के हिस्से में क्या आया? सिर्फ बेरोजगारी और गुस्सा। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां लोकतंत्र, जो कि एक समाधान हो सकता था, खुद ही अलगाव का सबसे बड़ा कारण बन गया। ये वो पल था, वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न था, जहां से वापसी के सारे रास्ते बंद हो गए। साल था 1970। पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार आम चुनाव हुए और नतीजों ने पश्चिमी पाकिस्तान के सत्ताधारियों को सचमुच हिलाकर रख दिया। पूर्वी पाकिस्तान की पार्टी शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग ने 313 में से 167 सीटें जीती, मतलब अकेले दम पर क्लियर मेजॉरिटी, पूर्ण बहुमत। अब देखिए, कानून के हिसाब से तो शेख मुजीब को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनना था, है ना? लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के नेता जुल्फिकार अली भुट्टो और जनरल याहिया खान, उन्हें यह बिल्कुल मंजूर नहीं था कि कोई बंगाली उन पर राज करे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने चुनावी नतीजों को मानने से ही इनकार कर दिया और अवामी लीग को सत्ता सौंपने से साफ मना कर दिया। लोकतंत्र का मजाक उड़ाया गया। लोकतंत्र की इस हत्या के बाद जो हुआ, वो इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक गिना जाता है। बातचीत के सारे दरवाजे बंद हो चुके थे और अब सिर्फ बंदूकें बोलने वाली थीं। 7 मार्च 1971,
ढाका का रेस कोर्स मैदान। शेख मुजीबुर रहमान एक ऐतिहासिक भाषण देते हैं। उनके सामने 10 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ थी और उस भीड़ के सामने उन्होंने आज़ादी का आह्वान कर दिया। ये भाषण पाकिस्तान के खिलाफ एक खुली ललकार थी। और इसके जवाब में 25 मार्च 1971 को पाकिस्तानी सेना ने शुरू किया ऑपरेशन सर्चलाइट। और ये कोई आम सैन्य अभियान नहीं था, ये अपने ही नागरिकों के खिलाफ एक नरसंहार था। इसका एक ही मकसद था, बंगाली आंदोलन को हमेशा हमेशा के लिए कुचल देना। पाकिस्तानी सेना का अत्याचार इतना भयानक था कि लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू कर दिया। कितने लोग? लगभग 1 करोड़। सोचिए, 1 करोड़ बंगाली अपनी जान बचाने के लिए भागकर भारत आ गए। ये इतिहास के सबसे बड़े शरणार्थी संकटों में से एक था और इसने भारत पर सीधा दबाव बना दिया कि अब कुछ करना ही होगा। और तब भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक बहुत ही साहसिक फैसला लिया। उन्होंने न सिर्फ बंगाली स्वतंत्रता सेनानियों, जिन्हें मुक्ति बाहिनी कहा जाता था, उनकी मदद की, बल्कि पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान के जुल्मों को बेनकाब भी किया। और अब हम इस कहानी के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। एक छोटा लेकिन बेहद निर्णायक युद्ध जिसने दुनिया के नक्शे पर एक नए देश को जन्म दिया। 3 दिसंबर 1971 पाकिस्तान एक बड़ी गलती कर बैठता है। वो भारत के हवाई अड्डों पर हमला कर देता है और इसके साथ ही जंग की आधिकारिक शुरुआत हो जाती है। फिर भारतीय सेना और मुक्ति बाहिनी मिलकर तेजी से ढाका की ओर बढ़ना शुरू करते हैं। और ये युद्ध सिर्फ 13 दिन चला। सिर्फ 13 दिन। 16 दिसंबर को पाकिस्तानी सेना ने घुटने टेक दिए। ये नंबर पाकिस्तानी सेना की हार का सबसे बड़ा सबूत है। 93,000। पूरे 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना और मुक्ति बाहिनी के सामने हथियार डाल दिए। पता ये कितना बड़ा था? ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया में किसी भी सेना का सबसे बड़ा सरेंडर था। एक निर्णायक जीत। और 16 दिसंबर 1971 को उसी रेस कोर्स मैदान पर, याद है, जहां मुजीब ने आज़ादी का नारा दिया था, उसी मैदान पर पाकिस्तानी सेना ने सरेंडर के दस्तावेज पर दस्तखत किए। और इसी के साथ बांग्लादेश नाम का एक नया आज़ाद मुल्क दुनिया के नक्शे पर हमेशा के लिए उभर आया। बांग्लादेश की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। क्या सिर्फ धर्म की एकता किसी भी देश को जोड़े रखने के लिए काफ़ी है? ख़ास तौर पर तब जब लोगों को उनकी भाषा से, उनकी संस्कृति से और सबसे बढ़कर न्याय से ही दूर कर दिया जाए। खैर, इसका जवाब तो इतिहास ने दे ही दिया है।